कल हमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करी थी, उसका कॉन्सेप्ट हमने देखा था, है ना। तो हमने ये समझा था कि भाई कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन ओनली, और परमुटेशन में क्या है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। तो इसका मतलब ये हुआ था कि भाई कॉम्बिनेशन जो है परमुटेशन का एक पार्ट है, और कॉम्बिनेशन को हम एनसीआर से डिनोट करते थे। इसका मतलब ये हो कि एन डिस्टिंक्ट थिंग्स हमने ली और उसमें से किसी आर को सेलेक्ट किया। ऐसे ही परमुटेशन का मतलब ये हो कि हमने एन पी आर बोला था। इसका मतलब ये था कि भाई एन डिस्टिंक्ट थिंग्स है, उसमें से आर को लेना है और उनका अरेंजमेंट करना है। तो ये हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, जस्ट टू रिकॉल। तो आज हम अब जरा क्वेश्चंस करने की शुरू करते हैं इसके ऊपर। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इन हाउ मेनी वेज थ्री डिफरेंट रिंग्स, डिफरेंट का मतलब हो गया डिस्टिंक्ट, है ना, जो मैं आपसे बोला था कि भाई डिस्टिंक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्री डिफरेंट रिंग्स कैन बी वॉर्न इन फोर फिंगर्स विद एट मोस्ट वन इन ईच फिंगर। यानी कि एक फिंगर में सिर्फ मैक्सिमम एक हो, ऐसा नहीं कि चारों के चारों आप बैठ के एक ही में आपने डाल दी। तो अब जरा सोचिए कि आप कैसे आंसर देंगे। तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। अब जरा समझते हैं हम कैसे कैसे कर सकते थे हम इसको, है ना। तो पहला तो हम इसको बॉक्स वे में कर सकते थे कि भाई हम जो है बॉक्स बना लेते अपना, और फिर कहते कि भाई चलो ठीक है, जैसे कि हम मैं ये बॉक्स बना देता हूं। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई आपके पास तीन है। तो पहली रिंग, अच्छा एक और बना देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट रिंग के लिए आपके पास, अगर आप रिंग के हिसाब से सोचो तो फर्स्ट रिंग आपने ली। अब आपने सोचा भाई मेरे सामने जो चार फिंगर्स हैं इनमें से किसी एक में डाल सकते हैं, तो फोर पहली रिंग के लिए ऑप्शन है। फिर उसके बाद अब तीन फिंगर्स बची, दो रिंग बची, तो अब आपके पास दूसरी रिंग के लिए तीन फिंगर्स हैं, और लास्ट रिंग के लिए आपके पास दो फिंगर्स हैं। तो ये आपका आंसर आ गया 24। ठीक है। अब इसको अब आप डिफरेंट वे में सोचो कि आपके पास तीन रिंग्स हैं, तो आपको वो तीन रिंग्स की नहीं, तीन फिंगर्स में बेसिकली डालनी है। ठीक है। और टोटल फिंगर्स आपके पास फोर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार फिंगर्स में से किसी तीन को आपने लेना है ना, उनमें अरेंज करना है। तो एक सीधा सीधा आंसर क्या हो सकता है आपका, 4p3। तो 4p3, अब मैंने आपको बताया था कि एन पी आर इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो कर देते हैं इसको। तो फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 4 - 3 यानी कि 1। तो फैक्टोरियल 4 आ गया आपके पास, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 4 मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 24 होता है। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि अगर मैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से सोचूं, तो पहले मैं क्या करूं कि भाई चार फिंगर्स में से कोई तीन फिंगर सेलेक्ट कर लेता हूं कि भाई अच्छा ये चार है, इसमें से मैं तीन को, एक को हटा दिया, तीन को जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, और फिर उसके बाद उन तीनों में उनका अरेंजमेंट हो गया। तो तीनों का अरेंजमेंट हो गया तो क्या हो गया, पहले आप क्या करेंगे, चार में से तीन फिंगर्स को सेलेक्ट करेंगे। 4c3 में पहले आपने फिंगर सेलेक्ट कर ली, उसके बाद उनका अरेंजमेंट हो गया। तो ये फैक्टोरियल 3। तो अब आप ऐसे भी कर सकते हो। और एनसीआर जो था वो था फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 - 3 और इंटू ये फैक्टोरियल 3 है ही। तो आपके पास ये दोनों हो गए कैंसिल, आपके पास फिर से आंसर जो है 24 आ गया। तो इस वे में आपको
सोचना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आपके लिए दिक्कत होगी कि भाई आप हर बार बॉक्स बनाओ। ऑल्दो बॉक्स बहुत तेजी से आंसर देता है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों तरीके जो है फिलहाल बता दिए। ये क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। बताइए जी, क्या करेंगे आप। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपके पास 8 फ्लैग्स, 8 डिस्टिंक्ट फ्लैग्स हैं, क्योंकि डिफरेंट लिखा हुआ है, 8 डिस्टिंक्ट फ्लैग्स, और उसमें से 5 का अरेंजमेंट आपको करना है। तो सीधा सीधा आंसर जो आएगा बेसिकली आपका 8p5 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 8 ओवर फैक्टोरियल 8 माइनस 5 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा फैक्टोरियल 8 ओवर फैक्टोरियल 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6720 आपको मिल जाएगा। बेस सोल्यूशन आप लोग अब खुद से करने की आदत डालें। मैं कोशिश ये करूंगा भाई आंसर एक जगह पे ले जाके छोड़ दूंगा, है ना। वो कैलकुलेशंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। कैलकुलेशन तब आप कर ही जाओगे, है ना। या फिर अगर मैं कॉम्बिनेशन वाले फंडे से सोचने की कोशिश करूं तो पहले 8 में से कोई 5 फ्लैग्स में सेलेक्ट कर लूंगा। तो 8C5 में मैंने सिलेक्शन कर लिया, फिर उन 5 का अरेंजमेंट कर दूंगा मैं। आंसर वही आने वाला है, बस आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन ये है, इन अ बर्थडे पार्टी 101 पीपल वर इनवाइटेड, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल हैंडशेक्स इन द पार्टी। अब डिफरेंट हैंडशेक का मतलब ये होगा कि एक आदमी बार बार एक ही से ही नहीं मिलाया जा रहा, मतलब, है ना। वो आप उसको आप एक ही काउंट करोगे, और हर आदमी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, हर आदमी ने बाकी के सबके साथ एक हैंडशेक किया हो तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको सोचना है कि कैसे आंसर आएगा। अब देखिए, आपको हैंडशेक करने के लिए 2 लोग चाहिए। आपके पास 101 डिफरेंट पीपल है, ठीक है। तो 2 लोगों का सिलेक्शन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 101C2। ये बात समझ में आई कि 2 लोग को आपने 101C2 वे में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जैसे ही आप ये करोगे आपका अगला इंस्टिंक्ट होगा फैक्टोरियल 2 कर देते हैं, क्योंकि 2 लोगों का अरेंजमेंट है। लेकिन नहीं है ऐसा, एक्चुअली जब 2 लोग मिलके हैंडशेक कर रहे होंगे तो हैंडशेक तो सिर्फ एक हो रहा होगा, समझे। तो उसके करस्पॉन्डिंग हैंडशेक जो है वो 1 है, तो आपका आंसर यहाँ पे 1 आएगा। तो एक्चुअली में आपका आंसर इस वे में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 मत लिख देना आप। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5050 आ जाएगा। ये आप कर लोगे बेसिकली। अब ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। ये आपको जरा बताना है। देखिए क्या होगा, आपके पास टोटल 10 डिजिट्स होते हैं ना, 0 से लेके 9 तक आपके पास 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अब 10 डिजिट्स में से आपके पास 4 डिजिट्स वाले नंबर बनाने हैं, तो वो कितने बनेंगे, 10p4, ऐसा हमें आंसर मिल रहा है। लेकिन यहां पे एक गड़बड़ है, ठीक है। इसमें एक गड़बड़ ये है कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसे नंबर्स भी आ गए होंगे 4 डिजिट्स में जिसका पहला डिजिट जो है वो 0 रहा होगा, तो वो हमको नंबर हटाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 4 डिजिट्स में पहला नंबर जो है 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्या तब तो वो 3 डिजिट का हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 डिजिट में ऐसे नंबर्स जिनकी की पहली डिजिट 0 है वो हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा सही आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जिनकी फर्स्ट डिजिट 0 है वो कितने होंगे भाई, ये तो यहाँ पे तो फिक्स्ड हो गई, ठीक है। अब आपके पास 9 डिफरेंट डिजिट्स बची और 3 प्लेसेस बचे, तो उसका सिलेक्शन क्या, उसका क्या आंसर होगा, 9p4, 9p3, सॉरी 4 नहीं, तो 9p3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें
10p4 में से 9p3 वाले नंबर जो हैं वो घटाने पड़ेंगे। दोबारा समझा देता हूं, जब आपने टोटल 10 डिजिट्स में से 4 डिजिट्स को सेलेक्ट करके उनका अरेंजमेंट किया होगा तो आपके पास टोटल 10p4 नंबर आए होंगे। पर वहां पे एक प्रॉब्लम आ गई कि वहां पे ऐसे नंबर भी इंक्लूड हो गए होंगे जिसकी की पहली डिजिट जो है 0 होगी, और जैसे ही पहली डिजिट 0 होगी वो आपका एक्चुअली में 4 डिजिट के बदले 3 डिजिट का नंबर बन गया होगा, तो उनको हटाना पड़ेगा। तो ऐसे नंबर्स जिनकी की फर्स्ट डिजिट 0 है वो हटाने के तरीके हमने देख लिए कि वो क्या होंगे, 9p3। तो अब आपका जो आंसर है, फाइनल आंसर जो है आपका ये है। ऐसे अब आपको चीजें सोचनी होंगी। तो आपके पास क्वेश्चन ये है, देयर आर n पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ व्हिच नो 3 आर कोलिनियर, फाइंड नंबर ऑफ लाइंस बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स, एंड सेकंड इज नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। सोचिए जी जरा क्या करेंगे। देखिए आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ना। मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। ये लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो क्या है, एक लाइन बनती है ना। तो यानी कि एक लाइन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, और 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है। मान लीजिए मेरे पास 3 पॉइंट है। अच्छा, ये उसने बोल ही रखा है कि नो 3 आर कोलिनियर, मतलब अगर 3 है तो वो कोलिनियर नहीं है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तीसरा आ जाएगा एक लाइन में, तो तीनों ऐसे हैं मान लें। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, देखो मैं यहां से एक बनाया, एक यहाँ पे बनाई, और लेट्स से एक लाइन यहाँ पे बना दी, ठीक है। तो लाइन तो कैसे भी बन सकती है ना, ये बन गई, ठीक है। तो जब आपने 2 पॉइंट लिए तो आपको एक लाइन मिली, और जब आपको 3 पॉइंट मिले तो आपकी कितनी लाइन बन रही है, 3 बन रही है, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ये क्लियरली लिखा हुआ है उसने। तो अब देखो क्या होगा, ऐसे ही इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास n पॉइंट्स हैं तो मेरे को क्या करना है, n में से कोई 2 मैं सेलेक्ट कर लूं तो NC2, और साथ में अब उन दोनों के अरेंजमेंट से सिर्फ एक लाइन बन रही है मेरी, है ना। तो ये मुझे ध्यान रखना है। तो अब इसके आगे मल्टीप्लाइड बाई 1 करना पड़ेगा मुझको, ठीक। तो ये हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि n में से कोई भी 2 सेलेक्ट किए, उनके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक लाइन बन रही है, तो आ गया NC2 इंटू 1। अच्छा, अब आप देख लो क्या ये सही है। इसको देखो, 3 पॉइंट्स थे, 3C2 इंटू 1, क्या आंसर आया, है ना, 3 आ रहा ना। तो दिख भी नहीं है आपको 3 लाइन। नंबर ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो अब देखो ये बना ही दिया मैंने एक ट्राइंगल आपके लिए, है ना, ये वाला। तो 3 पॉइंट से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो 3 सेलेक्ट कर लिए NC3 वेज में, ठीक है। और उनके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ट्राइंगल बन रहा है, तो मेरा आंसर ये आ जाएगा NC3 इंटू 1। ये अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n साइडेड पॉलीगन। तो n साइडेड पॉलीगन की बात कर रहा है कि कितने डायगोनल्स बन रहे होंगे, ठीक है जी। तो जरा एक बार एक कोई सिंपल सा एक पॉलीगन बना के देख लेते हैं। ये आपके लिए एक मैंने पॉलीगन बना दिया, ठीक है। ये n साइडेड नहीं है, वो तो आप गिन सकते हैं इसकी कितनी साइड्स है ना, दिख रहा है आपको कितनी साइड्स है। तो बेसिकली मेरा पर्पस क्या है कि अब मुझे इसमें जो डायगोनल्स बनाने हैं, तो मैं डायगोनल बनाना शुरू कर देता हूँ भाई। लेट्स से एक ये डायगोनल बना देता हूँ, एक ये डायगोनल बना देता हूँ, एक ये डायगोनल बना देता हूँ, और भी बना सकते हैं, ठीक है। अब एम क्या है, एम ये नहीं है। एम ये है कि जब भी जैसे एन साइडेड पॉलीगन है, इसमें अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करूं, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट, तो क्या हो क्या रहा है, या तो ये डायगोनल होगा,
या उसकी साइड होगी, है ना भाई। ये जो है ये साइड दे रहे हैं और ये वाला जो है डायगोनल बना के दे रहा है। तो हो क्या रहा है कि अगर मैं कोई भी दो पॉइंट को अगर मैं जोड़ रहा हूं तो या तो मुझे डायगोनल मिल रहा है या मुझे साइड मिल रही है। तो इसका मतलब अगर मैं एन साइडेड है तो उसमें से किसी भी दो को उठा रहा हूं तो मेरे पास NC2 वेज हैं किसी दो को उठाने के, ठीक है। और वो मुझे क्या क्या दे रहे हैं, वो मुझे दे रहे हैं नंबर ऑफ साइड्स प्लस डायगोनल्स। ऐसा हो गया। तो साइड्स या डायगोनल्स दोनों मिलकर दे रहे हैं, तो मुझे तो सिर्फ डायगोनल चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, NC2, अब साइड्स कितनी होंगी, एन साइडेड है तो एन साइड होंगी प्लस डायगोनल्स। तो बस अब मैं डायगोनल्स का आंसर यहां से निकाल सकता हूं, है ना। तो डायगोनल्स क्या हो गया, हो गए NC2 माइनस एन। अच्छा NC2 क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1/2 माइनस एन। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते तो n स्क्वायर माइनस एन माइनस 2n ओवर 3, यानी कि n माइनस 3n ओवर, सॉरी ये यहाँ पे 2 लिखना था मैंने, 3 लिख दिया, ओवर 2। तो ये बन गया आपके पास, अच्छा ये n स्क्वायर है तो यहाँ लिख देता हूं मैं n इंटू एन माइनस 3 ओवर 2, ठीक है। या बेसिकली आप तो ये इसको याद रखो मेजरली, है ना। ये तो फिर भी आप निकाल ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो NC2 माइनस एन आप आंसर जो है निकलेगा आपका, ऐसा हमेशा होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन ये है कि देयर आर 44 डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। करिए जरा सा इसको। तो अभी अभी हमने ये देखा था कि भाई अगर कोई n साइडेड पॉलीगन होता है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है वो n इंटू एन माइनस 3/2 होता है, ठीक है। ये अभी हमने यहाँ पे देखा, ये आंसर निकाला था। हम यहाँ से भी शुरू कर सकते थे पर अब हमें निकला हुआ है तो फिर यहीं से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वल टू है 44। अब इसके हेल्प से हमें n निकालना है। तो n स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 88। तो इसको जब हम करेंगे तो फैक्टर करेंगे तो n माइनस 11 और n प्लस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 11 और n इज इक्वल टू माइनस 8। तो माइनस 8 तो कहीं साइड हो नहीं सकती, साइड्स है ना। तो n इज इक्वल टू 11 जो है आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स ऑफ सेम यूनिट। अच्छा, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, आप खेलते भी होंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आपने ये सब सीखा है ना। तो 4 अलग अलग तरीके के सूट्स होते हैं उसके अंदर, है ना। तो वो आपको सब पता है। तो अब जरा इसका आंसर दीजिए, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। 52 कार्ड्स हैं, 4 कार्ड आपको सेलेक्ट करने हैं, तो चारों के चारों सेम सूट से आए, इसके कितने वेज होंगे बताएं। पहले तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, इसको देख लेते हैं ना। तो ये इसका आंसर तो सीधा सीधा क्या होगा, 52 कार्ड में से 4 कार्ड आपको चूज करने हैं, तो 52C4, ये तो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब ये फर्स्ट पार्ट और है, अब इसका आपको आंसर सोचना है। तो आपके पास बेसिकली 4 सूट्स होते हैं ना, डायमंड, स्पेड, क्लब एंड हार्ट, ठीक है। तो स्पेड एंड क्लब जो होते हैं आपके ये ब्लैक होते हैं और ये रेड होता है और ये रेड होते हैं। तो 2 रेड होते हैं और 2 सूट जो है ब्लैक होते हैं। ये सब आपको पता है, जस्ट फिर भी एक रिकॉल कराने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो अब आपको 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट सेलेक्ट करने हैं। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो 4 सूट में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो 4C1, क्योंकि 4 सूट्स हैं आपके पास ये वाले, इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब इस सूट में, हर सूट में 13 कार्ड्स ईच होते हैं ना, तभी तो 13 4 52 होते हैं, 13 कार्ड्स ईच।
तो अब ये एक आपने सूट सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए आपने डायमंड सेलेक्ट कर लिया था, अब डायमंड्स के 13 कार्ड्स हैं, उसमें से 4 कार्ड आपको सेलेक्ट करने हैं। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। 4 कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट, तो ये चारों कार्ड जो हैं अलग अलग सूट से आए, यानी कि एक सूट से एक आए, दूसरे से दूसरा आए, तीसरे से तीसरा आए, चौथे से चौथा आए, ऐसा आपको करना है। बताओ फटाफट। तो देखो आपके पास एक एक सूट है और हर एक में 13 कार्ड है, हर एक में से एक सेलेक्ट करना है। तो आपका क्या आंसर आएगा? एक 13C1, एक सूट में से यानी कि डायमंड में से एक सेलेक्ट कर लिया, फिर एक आपने स्पेड में से सेलेक्ट कर लिया, फिर एक आपने क्लब में से सेलेक्ट कर लिया, और एक आपने हार्ट में से सेलेक्ट कर लिया। तो ये आपका आंसर आएगा। अच्छा, 13C1 इज NC1 इज इक्वल टू N, यानी कि ये 13 इंटू 13 इंटू 13, ये आपका आंसर हो जाएगा 13 टू द पावर 4। एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए स्कूल में, तो आपको ये 13 टू दी पावर 4 निकालने की जरूरत नहीं होती जनरली, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात का, इतनी सब कैलकुलेशन करोगे तो फंस जाओगे, वहां पे दूसरे सवाल छूट जाएंगे। बाकी अगर तुम्हारा टीचर इंसिस्ट करता है तो भी करना पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे। तो इसका आंसर दीजिए। 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। आपके पास टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं ना। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है। राजा, रानी और गुलाम, ठीक है। ये 3 आपके फेस कार्ड्स होते हैं। अगर आपने कार्ड देखे हैं तो उसमें तीनों फोटो वाले कार्ड, बेसिकली फेस कार्ड वाला फोटो वाले कार्ड, ठीक है। इसमें फोटो बनी होती है। तो सिर्फ यही होते हैं जिसमें राजा, रानी और गुलाम, किंग, क्वीन एंड जैक, ये आपके होते हैं। और हर सूट में एक होते हैं, तो टोटल होते हैं 12, ठीक है। अब 12 फेस कार्ड में से आपको 4 सेलेक्ट करने हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? 12C4। आपको बताना है 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। इसका आंसर क्या होगा ये सोचो आप। देखो होता क्या है कि आपके पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, आधे रेड होते हैं, आधे ब्लैक होते हैं। तो 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ही ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो 26 रेड कार्ड में से 2 चाहिए, तो 26C2, और 26 ब्लैक कार्ड में से भी 2 चाहिए। तो अब ये इस चीज का आंसर आपका ये होगा। ईच आर ऑफ सेम कलर, मतलब चारों के चारों कार्ड जो है या तो ब्लैक है या आपके पास रेड है। इसका आंसर क्या होगा? ईच ऑफ सेम कलर। अब आपके पास 2 कलर हैं, रेड और ब्लैक। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि भाई कौन से कलर का आपको चाहिए। तो उसके 2 में से एक कोई कलर आप चूज करेंगे, तो 2C1, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए ब्लैक सेलेक्ट किया, तो उसके 26 कार्ड्स हैं और 26 में से 4 आपको लेने हैं, तो 26C4 ये आपका आंसर होगा। कैलकुलेट आप आराम से कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 10 पॉइंट्स आर देयर इन अ प्लेन, नो 3 बीइंग कोलिनियर एक्सेप्ट 4 व्हिच लाई ऑन अ लाइन, फाइंड नंबर ऑफ लाइंस दैट यू कैन ड्रॉ एंड फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास 10 किसी प्लेन में, यानी कि आपके कॉपी में मान लेते हैं 10 पॉइंट्स हैं, जिसमें से कि 4 एक लाइन पे हैं और बाकी के 6 जो है लाइन पे नहीं है ना, किसी लाइन पे नहीं है वो। तब आपको बताना है कि आप कितने लाइंस जो है ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा फिर ट्राइंगल्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा आपको सोचना है। सोचिए जी और बताइए मुझे क्या करेंगे आप। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक लाइन है जिसके ऊपर 4 पॉइंट रखे हुए हैं, ठीक है जी। मान लेते ये पॉइंट है 1 2 3 4, ठीक है। ये पॉइंट है एक लाइन पे जो ये कह रहा है, और इसके अलावा जो पॉइंट है वो लाइन पे नहीं है। अगर वो लाइन पे नहीं है तो मान लेते हैं वो किसी आर्क पे होंगे, ऐसा कुछ होगा, ऐसा मान लेता हूं, ठीक है ना। तो लाइन पे नहीं होंगे, तो उसके उसको लिख लेते हैं यहाँ पे 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे आपके पास पॉइंट। अब आपको पास ये समझ में आ गया कि भाई लाइन पे तो ये सिर्फ 4 है, बाकी के लाइन पे नहीं है।
तो अब इनसे आपको लाइन बनानी है भाई। ऐसा नहीं है 9 और 10 को जोड़ोगे तो लाइन तो बनेगी ना, 2 पॉइंट है तो लाइन बनेगी, पर वो ठीक है ना, ऑल्दो वो पॉइंट खुद से एक लाइन पे नहीं है, पर आप उनको ज्वाइन करोगे तो लाइन तो बनती ही है कि नहीं बनती है भाई, है ना? किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करते तो लाइन बनती है। ठीक है, क्लियर है? आप सोचिए। अब ये क्वेश्चन ना 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला है कि जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ठीक है। मतलब आप धीरे धीरे चीजें ऐड करनी शुरू करो। तो केस वन का मतलब है कि आपके पास क्या क्या तरीके हैं आपको एक लाइन बनानी है। पहला चीज तो आपने 2 पॉइंट इस आर्क से उठा लो, ठीक है ना। फर्स्ट केस, पॉइंट फ्रॉम द आर्क। दोनों पॉइंट, 2 पॉइंट से आपको एक लाइन बनती है, दोनों पॉइंट आपने आर्क से उठा लिए। तो क्या होगा, तो आपके पास कितनी लाइन बन जाएंगी भाई? आपके पास आर्क में नंबर कितने, 6 नंबर्स हैं, उसमें से 2 उठाएं और उसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन बन गई आपकी, ठीक है। तो एक ये हो गया। केस 2 कि आपने एक पॉइंट उठाया आर्क से, 1 पॉइंट फ्रॉम आर्क एंड 1 फ्रॉम लाइन, ठीक है। तो आर्क से जब उठाओगे तो आर्क में 6, वहां से एक पॉइंट उठाया और एक पॉइंट उठाया आपने ये जो लाइन है उसमें से 4C1, और उनके करस्पॉन्डिंग भी आपके पास एक लाइन बन रही है। थर्ड केस, बोथ पॉइंट फ्रॉम लाइन, दोनों के दोनों ही आपने यहां से उठा लिए। तो यहां से ऑलरेडी लाइन है ही है वो, तो वहां से आपको 2 पॉइंट उठाने का एक ही तरीका है भाई, है ना, एक ही लाइन बनने वाले, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब आपका जो टोटल बन गया वो क्या बन गया, इन तीनों का सम। तो 6C2 इंटू 1 प्लस 6C1 इंटू 4C1 इंटू 1 प्लस 1, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है भाई, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, तो इसका आप कर लेंगे। बताओ, ये बात समझ में आई? अब दूसरी अप्रोच है जिसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव अप्रोच, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि हम उठाएंगे कोई भी 2 पॉइंट उठा लो जी, 10 पॉइंट है, 10 में से कोई एक पॉइंट उठा लो, उठा लिया 10C2 वेज में से, और उनसे एक लाइन बन रही होगी तो एक बना लेते हैं, ये बन गई। पर यहां एक गड़बड़ हो गई। यहां पे गड़बड़ क्या होगी, अगर ये पॉइंट यहां से उठ गए होंगे तो वहां से लाइन बन रही होगी, है ना, वो तो ऑलरेडी लाइन है। तो इसका मतलब होगी इसमें से जो उठने वाले पॉइंट है उनको माइनस कर दो, तो जो लाइन में से ऑलरेडी उठ रहे थे उसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये 4C2 और उसके साथ एक लाइन ये माइनस कर दो। पर अभी भी गड़बड़ है। गड़बड़ ये कि इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन तो बनी हुई ही है, उसको आप ऐड कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है, ये आपकी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, जो मर्जी आप करना चाहो कर सकते हो। जरा सेकंड पार्ट की बात करें, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है जी, तो अब आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो रहे होंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का बड़ा बिल्कुल ये डिस्ट्रक्टिव अप्रोच लगा डालते हैं भैया। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में क्या होगा, टोटल 10 पॉइंट हैं ट्रायंगल बनाने के लिए, 3 चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एक बन रहा होगा। ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा होगा 3 पॉइंट से, वो हम देख चुके ऑलरेडी, पहले क्वेश्चन भी देखा था ऐसा। तो वहां से एक बना होगा, वो टोटल बन गया, फिर गड़बड़ हो गई, लेकिन क्योंकि इन 4 पॉइंटों से तो एक भी ट्राइंगल नहीं बना होगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 4C3 इंटू 1 ये बन गया। अब बताओ, क्या मैं यहाँ पे 1 ऐड करूं क्या? बोलो तुम लोग बताओ, 1 ऐड करना चाहिए मुझे?
यहाँ पे आप वन ऐड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि लाइन बन रही है, ट्रायंगल नहीं बन रहा इस केस में। कोई इससे कोई ट्रायंगल थोड़ी बन रहा है इन 4 पॉइंटों से, तो इसलिए कुछ ऐड नहीं होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, अब आप ऐसा कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो अब आपको ध्यान रखना होगा क्या क्या चीजें आपको कंसीडर करनी चाहिए। और मैंने आपको अभी भी पिछले लेक्चर में बताया था, साथ साथ में नोट करते जाना जो लॉजिक मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि अभी आपको लगेगा सब याद है, बाद में आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो आई होप कि आज भी आपने नोट किए होंगे, और नहीं किए हैं तो अभी दोबारा से जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आप वापस से सारे क्वेश्चंस में लॉजिक जरूर लिख लेना। 6 parallel lines are cut by another set of 5 parallel lines. Find the number of different parallelogram that can be made. सोचिए इसको कैसे करेंगे आप। भैया बड़ा सिंपली बात है, आपको एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस चाहिए, ठीक है ना? कोई भी 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइन आपको चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ, ये लो, ठीक है। ये एक, लेट्स से ये भी तो एक पैरेललोग्राम होगा ना जिसको मैंने कर दिया, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम होगा। ऐसे ही मैं कोई एक और पैरेललोग्राम बना देता हूँ, मान लीजिए मैंने ये वाला बना दिया, ठीक है। ये आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, है ना, जिसको मैंने मार्क कर दिया है। तो अब हो क्या रहा है कि आपको पैरेललोग्राम बनाने के लिए 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन और 2 ये वर्टिकल टाइप की पैरेलल लाइन, इनको आपको बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेट ऑफ पैरेलल लाइन से अगर मैं 2-2 चूज कर लूं तो मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो मेरे पास 6C2 एक से आ गया और 5C2 दूसरे से आ गया, और इनके करस्पॉन्डिंग एक पैरेललोग्राम बनता है। तो ये मेरा आंसर बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। वहां पे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। चलिए, बाय बाय।